सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। अब इसे हम कामयाब मज़ामती जिद्दोजहद कहें, कमाल की सियासी चाल कहें या फिर ज़िद कहें, हट धर्मी कहें, पुरतशद्दुद हंगामा आराई कहें, पुलिस एहलकार समेत 3 रेंजर्स के जवानों की ज़िंदगी की कीमत पर 120 से ज़ायद एहलकारों को ज़ख्मी करके एक घरेलू खातून ने, जिसकी गिरफ्तारी के वारंट भी निकले हुए थे, बिलाखिर डी चौक पहुँचने का हदफ पूरा कर लिया। बकौल नाक़िदीन के बुशरा बीबी ने अपनी ज़िद पूरी कर ली और कुछ के नज़दीक कमाल कर दिया। 24 नवंबर को KPK से बानी PTI की अपील पर इल्जामात, दावे, नारों के साथ एक सूबे की रियासती मशीनरी की भरपूर सपोर्ट लेकर इस्लामाबाद की जानी मार्च करने वाले काफिले ने किसी रुकावट को खातिर में नहीं लाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया कि एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए और PTI ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हुकूमत ने कहा कि बेलारूस का सदर हाई पावर वफ्द लेकर आ रहा है, कुछ ख्याल कीजिए, लेकिन PTI ने कान नहीं धरे। हुकूमत ने सख्त लबो लहजा इख्तियार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लेकिन PTI नहीं रुकी। रेंजर्स बुला ली गई, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए, सड़कें खोदी गई, लेकिन बुशरा बीबी काफिले को लीड करते हुए आगे बढ़ती चली आई। हुकूमत ने PTI क़यादत को एंगेज किया, मुज़ाकरात हुए, बानी PTI तक पैगामात पहुंचाए गए और बाज़ राय के मुताबिक बानी PTI मान भी गए, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। कमर जमान, आप सीनियर पॉलिटिशियन, पार्टी से ताल्लुक से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी, सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बल्कि सर आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, वार्म वेलकम। इत्तेसामुल हक साहब हमारे बहुत प्यारे, हमारे बहुत सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से कमर जमान कायरा साहब से शुरू कर लेते हैं। कायरा साहब, ये क्या हो रहा है? कौम के 5 मुहाफिजों की ज़िंदगियों की कीमत पर डी चौक पहुँचने को आप एक पार्टी की जानिब से ज़िद कहेंगे या शदीद लेवल की कोई कमिटमेंट कहेंगे? देखिए, मैं तो इसको बदकिस्मती कहूँगा, कौम की भी और सियासी निज़ाम की भी, इसलिए कि जो एक तरफ उसको हम विक्ट्री डिक्लेयर करें, ये देखा जाए कि वो वहाँ कह के चले थे कि हम पहुँचेंगे, पहुँच के दम लेंगे, बिल्कुल पहुँच गए। रियासती मशीनरी जो है वो लड़ती भी रही, रोकती भी रही, लेकिन वो पहुँच गए। वो कत्ल करके भी, फर्ज करें अगर 4 से ज्यादा लोगों की खबर है कि वो उनकी शहादतें हुई हैं, लेकिन 4 लोग भी हैं तो भी, और उसके बाद 100 से ज्यादा जो जख्मी हैं वो भी शदीद जख्मी भी उसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब सवाल ये है कि इस कामयाबी के पीछे हुकूमत की नाकामी है या हुकूमत का एक ये कह लीजिए कोई एक्स्ट्रा किस्म का एहतियात है। क्योंकि अगर गोली के जवाब में गोली चल जाए तो जो पुलिस के जवान या रेंजर्स के जवान हमारे भाई शहीद हुए हैं अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, उसको तो हम बड़े आराम से बातें कर रहे हैं, और 100 से ज्यादा फोर्स के लोग जख्मी हुए हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू आराम से हो रही है, खबर के तौर पे चल रही है। उनके जनाजे होंगे, चले जाएंगे, हम बयान दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके जवाबी फायरिंग से कोई लोग, अल्लाह ना करे, अगर कोई लोग शहीद हो गए होते, कोई लोग गोलियों के साथ मर गए होते, तो उसके नतीजे में इस वक्त मुल्क के अंदर क्या होता। और फिर ये भी मेरा ख्याल है हुकूमत ने जो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है उसमें एक बात ये भी है कि इस वक्त ऑलरेडी वो जो हमारी नैरो नेशनलिज्म की एक लड़ाई है वो छेड़ने की कोशिश है PTI की, उनकी क़यादत की। ये बुशरा साहिबा ने भी बात की, गंडापुर साहब तो खैर बात करते ही हैं कि ये पश्तूनों की गैरत और कौमी गैरत और फलां और उनके असूल पसंदी की बात। तो अगर कोई खुदा न करे, क्योंकि सारा काफिला आया जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से है, और एक सूबाई हुकूमत अपने तमाम सूबाई इख्तियारात और मशीनरी के साथ हमला आवर है वफाक पे, अगर उसके जवाब में जो उन्होंने जो कुछ किया, बंदे कत्ल किए या लोग जख्मी हुए पुलिस के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के, तो उसके जवाब में अगर कोई लोग उससे उधर से मारे जाते तो फिर ये एक टर्न और होता कि इस्लामाबाद में पंजाबियों के हाथों पठानों का कत्ल, ये एक बड़ी आग लगती। कौमियत, लसानियत, सुबाइयत, ये तो ऑलरेडी वो कोशिश कर रहे थे ना।
कोशिश कर रहे थे वो। और हुकूमत ने इस पे एहतियात का मुजाहरा किया या है। बहुत अहम पॉइंट रेज कर रहे हैं। इससे ये होना था जी, ये पहले भी वो कोशिश कर रहे थे। अगर ये खुदा न खास्ता हो जाता तो उन्होंने ये आग लगानी थी पूरे मुल्क में, और उनको परवाह नहीं है कि आग इसके क्या मानी निकलेंगे। और अगर उस पे इस बुनियाद पे अगर इस वक्त तक हुकूमत की ये हम नाकामी कह लें या उनकी जीत कह लें, तो इस बुनियाद पे अगर रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त है। ठीक है जी। अच्छा एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से, चूंकि आप तो अपनी बोल फैमिली के ही हैं, तो बाहर के मेहमान हैं। नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कायरा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, अगर आप कुछ ऐड भी करना चाहें। नियाज़ी साहब, ये सब कुछ मुज़ाकरात बातचीत के लिए हो रहा था, वो शुरू भी हो गए थे, फिर ऐसा आपको क्या समझ आता है कि क्या हुआ कि मामला यहाँ तक पहुँच गया? बीबी अब क्या बताएं, मैं तो ये सोच रहा था कारा साहब ही हमें बता देंगे कि आखिर को है ये राज क्या। मुझे पहले ये बताएं कि आप MBBS डॉक्टर हैं या PhD डॉक्टर हैं? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही मैंने पूछ लिया है क्योंकि मैं PhD डॉक्टर नहीं हूं। इतनी डिफेंसिव होकर प्रोग्राम शुरू किया। जी जी। आपने बड़े डिफेंसिव होकर चूंकि शुरू किया, तो इसलिए मैं अच्छा देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकत है कि वो कहते हैं ना, इलामा इकबाल का एक शेर है कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। मतलब उन्होंने मैं अक्ल दानिश के सारी पेचो खाम पेचीदगियाँ उसको तो मैंने 10 हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे लगता ही है कि आप मुझे कुछ जुनून कर दे, मेरे दिमाग को ले ले कि मेरे ये जो चीज़ें हैं वो तो किसी और एंगल से कह रहे थे कि मेरे ये बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आदमी क्या कर सकते हैं? कारा साहब ने 2 अमकानात जाहिर किए हैं कि आया वो बड़े, उसको कहना चाहिए कि जी गैर मामूली एहतियाती लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी, कि उस वजह से वो लोग बढ़ते आए और उनके यहाँ तक पहुँच गए। एक उन्होंने और भी बताया कि जी किसी तरीके से कि आया उनकी प्लानिंग ज़बरदस्त थी। एक मैं आज तीसरा फैक्टर भी ऐड करता हूँ, और ये तीसरा फैक्टर जो है ये हमेशा हमारी सियासत को बिलाखिर डोमिनेट करता है। उसके नतायज कैसे निकलते हैं? हमारे यहाँ एक तो सिक्काबंद सियासतदान है, जैसे जो कारे साहब जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसमें से जो है जो बड़ी बड़ी हमारी सियासी जमातें हैं उसमें बड़ा जमान है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि कोई तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बाद कोई बतल हुर्रियत पैदा हो गया। मैं तो इस अकीदे का और इस ईमान का जो है जो हूँ हिस्सा हूँ, जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के 20 जो पहले लीडर हैं, नुमाया हैं, और बाकी को भी आप शामिल कर लें, जहाँ मैं भी थोड़ा सा जो है कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कमों पे सारे कंप्रोमाइज्ड हैं या कंप्लायंट हैं या उनकी आंखों की ठंडक है, या वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। अब उस दौरान में कोई आए और बतली हुर्रियत बने कि हमने डी चौक जाना है और हमें सब कुछ करना है और जाने हथेली पे रख के आए, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। और फिर तो इसका मतलब यह है कि आया किसी की कोई प्रमोशन सेल चली हुई है पाकिस्तान में, और किस कास्ट पे लगी हुई है? आया एक कोई पेतरा बदला जाता है? देखो, मैं तो हकीकत है कि मुझे तकलीफ होती है कि दूर की कोड़ी लानी पड़ती है पाकिस्तान के जो सियासी हालात का तजिया करते हुए, इसलिए कि दूर की कोड़ी ना लें तो वगैरह तो समझ नहीं आती। मैं तो ऐसी है कि जैसे किसी पाकिस्तान की सियासत हमेशा देखा है माजी में, आज ही को 60-70 साल के तनाजुर में देखा, उसी के मुताबिक जो जब वाकयात ट्रिगर कर रहे होते हैं पता कहते हैं आप आगे ये होने वाला है। क्योंकि इन गुनाहगार आंखों ने इस उम्र में 3-4 बड़े जो मार्शल देखे हैं, 3 और बाकी भी बड़े जो हाइब्रिड रिजीम भी देखे हैं और सेमाई जमहूरियत भी देखी है। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे किसी की प्रमोशन हो रही है, और मुझे ये लगता है कि ये सारे बंदों को एक खुडे लाइन लगा के, और या वो एक मुमकिन होता है ना कि जैसे इमरान खान साहब को जब इन्होंने यहाँ पे नाफिज किया तो करार नहीं आया, अपने राब्ते उन्होंने पीपल्स पार्टी से, तहरीक मुस्लिम नून से उसी पहले दिन से ही बरकरार रखे। चले एहतशाम साहब से समझते हैं। एहतशाम साहब, नियाज़ी साहब को तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वो एक पॉइंट बड़ा रेज कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा एक हमारा जो हमारे सीनियर्स का एक सहाफ़त का अंदाज़ होता है कि बात पूरी कह भी देते हैं और नहीं भी कहते हैं, बड़े प्यारे से अंदाज में।
ऐसा ही है। देखिए मेरा ख्याल इतनी है, आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कायरा साहब और न्याई साहब बड़े दोनों मेहरबान हैं माशाल्लाह, पाकिस्तानी सियासत को भी समझते हैं और इंटरनेशनल स्टेट्स को भी समझते हैं। देखिए ये सारी सूरत, अच्छा कायरा साहब ने तो बड़े खूबसूरत तरीके से प्लेन वर्ड में बता दिया कि जी क्या है और क्या होना चाहिए था। मेरा ख्याल है उस पर कोई दो राय नहीं है। न्याई साहब ने जिन खतरात का इजहार किया है ना, वो मेरा ख्याल है वो बहुत सोचने वाली बात है कि भाई यहाँ तक तो क्यों हुआ। और वो बात की उन्होंने फिजा 60-70 साल की, तो मुझे उन्होंने शेर भी पढ़ा, तो मुझे 60-70 साल में मुझे तो एक शेर फैज़ अहमद फैज़ का लगता है कि जो हमारी सारी सिचुएशन के ऊपर आता है। वो कहते हैं कि हर चारा घर को चारा घरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे लादवाना थे। मतलब किसी ने अटैम्प्ट ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की कि मामलात को ठीक किया जाए। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल जिस अंदाज से प्रिवेल कर रही है, डेफिनेटली ये मतलब ऐसी बात नहीं है कि या तो अटैक से चले थे और ये कहा गया था कि जी नथिंग डूइंग, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वहाँ से क्रॉस करके यहाँ है। उसके बाद कहा गया जी ये तो 26 नंबर चुंगी से मामला आगे नहीं जाएगा। और फिर जिस तरह से आगे किसको फ़ायदा देना है किसको नहीं देना, पार्टी के अंदर जिस तरीके से इख्तलाफात हैं। अभी देखिए जो 3 दफ़ा गुफ्तगू हुई है, पहली दफ़ा बैरिस्टर गौहर और उसके बाद सैफुल्लाह गए, अपना बैरिस्टर सैफ गए, और उसके बाद 2 लोग और गए जिसमें एक अपना क्या कहते हैं असद कैसर साहब भी शामिल है। वहाँ से जो खबरें आई बनी गलत अपना क्या कहते हैं जेल से, वहाँ से लगता था मामला किसी और तरफ जा रहा है। अब ये आउट ऑफ नोवेयर पहले कहा गया कि जी बुशरा बीवी तो लीड ही नहीं करेंगी, आएंगी नहीं, उसके बाद वो आ गई और फिर यहाँ तक पहुँच गई। तो मेरा ख्याल है ये सोचने वाली बात है, लेकिन असल बात है कि फाइनली क्या है, ये अल्टीमेटली किधर जाके ख़त्म होगा। भाई ठीक है, अगर आपने अच्छी बात तो ये की है जो अपना कायरा साहब ने भी की है कि जो नज़र आ रहा था कि भी जो हमें भी लग रहा था कि इस दफ़ा बड़ी खौफनाक इनके खिलाफ सख्ती होगी, वो सख्ती नहीं की गई। और रियासत के ने ये बड़ी हिकमत अमली से काम लिया कि खून बहाना ठीक नहीं। और आज भी सुना है कि सब जगहों पे लोग यही कह रहे हैं, जो जहाँ पे रेंजर्स और फौजी हैं, कि हम अपने लोगों को पे गोली नहीं चलाना चाहते। तो ये बहुत अच्छी बात की है। अब सवाल है कि दूसरी तरफ से जिस तरह का रवैया आप लोग देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, मतलब आप भी देख लें इस्लामाबाद आप कैसे पहुँचते हैं, उसके बाद जिस तरीके से हर आदमी तंग नज़र आ रहा है, डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो मैंने कहा सेंस तो प्रिवेल कहीं ना कहीं करनी चाहिए, लेकिन सारे मामले को एक चीज़ से मैं सम अप करूँगा फिजा, कि कहीं ना कहीं कुछ ज़रूर हुआ है। और फिर जिस तरीके से इररेलेवेंट हुए सियासी लोग और फिर अपना वकला लोग सामने आ गए थे, अब उसके बाद वकला पीछे हट गए। पॉइंट आप मिस कर रहे हैं ना, बल्कि मिस क्या कर रहे हैं, हमने उस पर बात नहीं की। कायरा साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि जब भी कोई आलमी कॉन्फ्रेंस होती है या किसी दोस्त मुल्क का सरबराह हमारे यहाँ मौजूद होता है, तो सर मेहमान मुल्क एक बड़ा तासुर जाता है, एक अहमियत जाता है। ऐसे में एहतजाज की जो सियासत है बड़ी उरूज पर होती है। अब ये बेलारूस के सदर हैं इस्लामाबाद में, और ऐसे में सब कुछ हो रहा है। इसकी क्या ये इत्तेफाक होता है हसीन कि जब कोई होता है यहाँ पे दोस्त मुल्क से कोई सरबराह या कॉन्फ्रेंस, तो ये एहतजाज हो जाता है या ये बाकायदा प्लान होता है? डॉक्टर साहब मुझे इसका बखूबी इल्म तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने अपनी जो एहतजाज की कॉल थी वो काफी दिन पहले दी थी। उस वक्त तक शायद बेलारूस के सदर का हमारे इल्म में, कम से कम आम आदमी के इल्म में तो नहीं था। ठीक है, हुकूमत को यकीनन पता होगा। सो ये कहना कि वो एक प्लान करके इस पे आए हैं, लेकिन ये जरूर है कि पीटीआई के हिस्से में ये बात जरूर आती है कि मुख्तलिफ मौके पे जब अहम लोग पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की मदद हो सकती थी, उन्होंने उसको सैबोटाज किया या करने की यानी हम इसको हर बार एक इत्तेफाक कह सकते हैं, हर बार एक इत्तेफाक हो जाता है। इत्तेफाक है या व्हाटसोएवर, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। पता नहीं मुझे, मैं इस पे इसके बारे में हम इत्तेफाक पे करते हैं ना, हम इत्तेफाक के करते हैं कि इत्तेफाक हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त अगर सियासत के अंदर हमने तदब्बुर का मुजाहरा किया जो अब नहीं किया जा रहा, तो फिर चीजें हाथ से निकलते निकलते किसी के हाथ में नहीं रहती। ठीक है, जब भी कभी किसी मुआशरे के अंदर तनाज़ुली इतनी बढ़ जाती है और अनारकी की तरफ चीजें जा रही होती हैं, तो कुछ ऐसे ही हालात होते हैं कि जब रियासती इदारे बेबसी का शिकार हो जाएं। अभी श्याम साहब फरमा रहे थे ना कि पुलिस के लोग भी कह रहे हैं और रेंजर्स के भी कि हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाते, बड़ा अच्छा है। लेकिन ये भी याद रखिए कि जब अपना साथी आपके सामने खून में लथपथ पड़ा हो या उसकी लाश पड़ी हो, तो फिर आप होश खो देते हैं और फिर उनको काबू करना मुश्किल हो जाता है। हमने इदारों के रवैये बहुत दफा देखे हैं। सो ये बड़ा
एक आसान बात है कि लोगों को ठंडा रखा गया है, वरना फोर्स का जो रवैया होता है वो बड़ा डाढ़ा भी होता है, गुस्से में भी होता है। Exactly. लेकिन इसको एक तरफ रखते हुए मैं ये समझता हूं कि अगर डायलॉग करके कोई रास्ता न निकाला गया, जो कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, और इसको पीटीआई अपनी फतह गिने और हुकूमत की शिकस्त गिने और उसके नतीजे में और एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त गिने, तो उसके नतीजे में हालात किसी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि किसी वक्त भी इतने ट्रिगर हो सकते हैं कि चीज़ें हमारे हाथों से निकल जाए। ठीक है, आपने बड़ा ये खूबसूरती से बताया कि सिचुएशन जो होती है या हाथ से जब कोई चीज़ निकल जाती है तो उससे पहले ही हमें बड़ा चौकन्ना होना होता है और हमें फैसले करने होते हैं। गुलजार साहब की लिखी हुई मुझे ज़रा शायरी याद आ गई। वैसे तो एक गाना है आने वाला पल जाने वाला, आप सबने सुना होगा। बड़ी खूबसूरत उन्होंने लाइन लिखी है कि एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। न्याजी साहब, फिर हम वक्त की कदर नहीं करते हैं और फिर बाद में हम हाथ मलते रह जाते हैं, फिर एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और सॉरी टू से अक्सर सियासी जमातें फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख कर लेती हैं। मुझे समझ आती कि मैं तो आज तक अपने तेजियों के ऊपर कम से कम ज़ाती तौर पे बहुत उस पर फ़ख्र करता था कि मैं बड़े अच्छे अंदाजे कर लेता हूँ और कभी कभी मेरे तुक्के लग जाते थे। अब मैं कहता हूँ कि अंदाज़ा भी करें तो मैं क्या करें, अंदाज़ा तो करना अपने पिछले लाभ को देख के। देखें, एक चीज़ तो इस पर तो मेरा ख्याल है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी क्योंकि आप लोगों के नुमाइंदे हर जगह फिर रहे हैं वहाँ पे। एक चीज़ पे तो ये बात मैं 100% कम से कम कहूँ कि पीटीआई जो है 24 नवंबर को मोबिलाइज करने में, मुतहरिक करने में, लामबंदी में नाकाम रही है। अगर यही करनी थी और इतने ही लोगों को निकालना था तो इसका मतलब यह है कि फिर आप सिर्फ वो कहते हैं ना तशद्दुद, बंदे को मार के बंदों को मरवा के तो खबरें ले सकते हैं, आंसू गैस फिकवा के तो खबरें ले सकते हैं। पब्लिक के सर दिखा के आपने कोई खबर नहीं ली कि आप पूरा केपी के निकाल के लेके आ रहे हो। सारे बंदों को आपने पाबंद किया है, जो आपके एमएनए एमपी है वो भी सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। पंजाब के हवाले से बात करें, केपी के से भी ज्यादा लोग नहीं निकले बाय द वे। नहीं, मैं तो ये तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल वही कह रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि केपीके के अंदर से इतने करो फर्क के साथ जो आए हैं तो क्या निकाले हैं। यार मैं कहता हूँ मैंने पूछा तरीके से अपने बंदों से जिनसे मेरे जी प्लीज कंटिन्यू सर। मैं यही कहने जा रहा हूँ, मैंने जब उनसे पूछा मियाँ वाली इमरान खान साहब को उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसी जगह नहीं है। मतलब आपको तस्वर नहीं कर सकते किसी जगह पे किसी जमाने में जुल्फकार भुट्टो साहब को या बेनजीर साहब को लाड़काना में होती होगी, उसके बाद किसी ने किसी एक शहर के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो उसके अंदर से जब मैंने पूछा कितने निकले, 200 बंदे 300 बंदे। भाई आपका जब मुझे कहते हैं कि शेख जो पहुंचे मैशर में, अब माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत। आपने तो जो आपने हिसाब किताब दिया था 10,000 और 5,000 MP, 10,000 MNA, जब मैंने उनको मल्टीप्लाई किया और इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे कैंडिडेट्स वो भी लाएंगे, तो हकीकत ये कुछ 40-50 लाख की फिगर बनती थी, लेकिन 4-5 लाख इमरान। अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने 2022 में कायदा साहब की तरह मैं भी कहता हूँ कि पुरानों को छोड़ दे, भी हाल ही में इन्होंने 2 लॉन्ग मार्च के जो जिसके अंदर उन्होंने 40 मोटिवेशनल स्पीच की, 40 जगहों पे गए 25 मई की 2022 की लॉन्ग मार्च से पहले, और कहा मैं 30 लाख बंदे लेके आऊंगा। वहां पहुंचे तो 3,000 बंदा नहीं था जब 26 मई को आए। फिर उसके बाद 26 नवंबर को जब लॉन्ग मार्च किया तो हल्फ लिए लोगों से, नहीं कर सके। तो अगर उनकी जो वलवला अंगेज क़यादत इमरान खान साहब की अगर वो नहीं बंदे निकलवा सकी तो क्या मैं निकलवा लूंगा, अली अमीन गंडापुर निकलवा लेगा। मुझे ये ना बताए, मेरी अकल को इस तरह ना अंडरमाइन करे कि जी बुशरा बीबी निकलवा के ले आएगी, कोई भी नहीं निकलवा सकता। सर बुशरा बीबी की तो इस बात पे भी यकीन नहीं आ रहा ना, वो तो गैर सियासी थी, बहुत से लोगों को लगता था सियासत में नहीं आएंगी, वो आ गई, लीड कर रही है पूरे एहतजाज को। अभी तो ये नहीं, अभी तो इसको असरटेन ना करें। मैं बात इसको 2 बातों में मैं इसको करता हूँ जी कि पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कल के बाद 2 चांद हो जाएगा। इमरान खान साहब की मकबूलियत को थोड़ा ज़ोर पहुंचेगा, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम जो जानलेवा हो चुका मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ 1971 के बाद मैंने इतना बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा जो आज जिसको फेस कर रहे हैं। अच्छा एहतशाम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये
बात करना चाह रहा था, जहाँ पे ये सरप्राइजेस की बात की है नाई साहब ने, तो मैं भी कन्फेस करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि मेरा भी अंदाज़ा गलत हुआ। मैं हमेशा ये देखता था और ये कहते थे कि अपना पीटीआई वाले कि हम पुरअमन हैं, पीसफुल, हम प्रोफेशन निकालते हैं, प्रोसेशन निकालते हैं, रैली से गमला नहीं टूटता। लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत हो गया और मैं जो लोग कहते थे कि इस दफ़ा बड़ी तैयारी के साथ आएंगे, और वो तैयारी जिस अंदाज से केपी की हुकूमत और वो बैरिस्टर साहब रिकॉर्ड पे आएंगे जी, हम गाड़ियाँ भी उनकी इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास असला भी होगा, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे नहीं लगता ये प्लान करके आए हैं, जिस अंदाज से इन्होंने मारदार की है, तशद्दुद किया है, लोगों को मारा है, तो मेरा अंदाजा बड़ा गलत हुआ। लेकिन एक सवाल जो अंदाजा लगाया जाता है, सॉरी मैं आपकी बात कर रही थी शाम साहब, ये इमरान खान की रिहाई के इम्कानात वाकई रोशन है? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी के साथ होता है। 9 मई रेड लाइन है, जब तक आप देखें ना, ट्रंप ने माफी मांगी है, अगर लोगों को नहीं पता, अपनी रैलीज में एंटी एस्टैब्लिशमेंट आदमी था, उसने डिनाउंस किया। सर 9 मई पर जितनी मैंने आवाज उठाई है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। देखें वो जो कहते हैं 9 मई को हुए हुए 1 साल, उसके बाद आप 6 महीने और ऐड कर दें। एग्जैक्टली 1.5 साल हो गया है। 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ था, उसने सॉरी करके पीछे हटा। मैं आपको खबर के तौर पे बता सकता हूं कि चंद दिन पहले अमेरिका से पाकिस्तानी कुछ आए थे, बड़ा इन्फ्लुएंशियल, आपने मुझे बताया था ना, उन्होंने इनको आके बताया, जिन्होंने ट्रंप को भी पैसा दिया, इनको भी दिया कि ये तरीकाकार आपका गलत है, मारे जाएंगे। उन्होंने कहा हम 24 के बाद भी आपको मिलेंगे, आपकी ये जो बातें कर रहे हैं ये कभी भी। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, देखिए 9 मई का वाकया आपके सामने है, 9 मई हुए 1 साल हो गया 9 मई को, उसके बाद फिर नवंबर में आप देख लें कि और महीने ऐड कर लें अंदर, 1.5 साल हो गया। उसके बाद फिर ये इतने, अब ये 3 या 4 रेंजर्स, ये क्या किया उन्होंने कि उनकी जिंदगियां छीन ली। अब ये मतलब यहाँ पे अब रेंजर्स के पीछे पड़ गए। 9 मई को क्या होता रहा वो आपके सामने है, किस तरह शोहदा की जो बेहुरमती की गई, सब कुछ उनके लवाहिकीन को कितनी दिलअज़ारी की गई। बात ये फिजा के सियासी लोग, तो अब तक करारवा की सजा मिल जानी चाहिए थी, या ये जो डिले हुआ ये ठीक है? देखें, डिले होने की तो बड़ी वाज़ेह वजह है। देखिए, हमारी अदालतों ने साथ दिया। मैं देखें 100 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में, उनको मिलिट्री कोर्ट्स को उन्होंने चलने नहीं दिया, आज तक फैसला नहीं हुआ। 300 केसेस जो है सिविलियन अदालतों में, अदालतों ने उनको चलने नहीं दिया। सर अदालतों वाली बात आप ठीक कर रहे हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कायरा साहब, यहाँ पे भुट्टो साहब को 45 साल बाद इंसाफ मिलता है, हम क्या फिर बात करें? और 45 साल के बाद, मतलब उनकी शहादत के 45 साल के बाद उनको इंसाफ मिला। और अच्छा, एक और मेरे जहन में सवाल है भुट्टो साहब से रिलेटेड। कायरा साहब, जब पीएन इत्तेहाद बना था पाकिस्तान नेशनल अलायंस भुट्टो साहब के खिलाफ 9 जमातों का, जिसको मुफ्ती महमूद साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब के फादर ने लीड किया था, उस टाइम पे भी बहुत सी बातें सामने आई थी कि अंदर के कुछ लोग थे जो कि मुखबरी भी करते रहे, और जाहिर बात है कि जो आपके अंदर के लोग होते हैं वही कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करते हैं मुखालिफिन को। और अभी भी इस तरह की बातें, जो मैं मौलाना कौसर नियाज़ी साहब की किताब को कोट करी थी कुछ दिन पहले कि और लाइन कट गई, वो बाजवा साहब जो सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने हाथ कर दिया था, उसकी वजह से सारा ठीक है मामला खराब हुआ था। मैं कोट करी थी कि मौलाना कौसर नियाज़ी साहब जो कि वजीर मजहबी अमूर भी थे और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, उनकी किताब बड़ी खूबसूरत सी किताब है और लाइन कट गई, उसमें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सारा ही बयान किया हुआ है। तो सबसे आसान किताब है इस टॉपिक पर अगर कोई पढ़ना चाहे। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि सर उस टाइम पे भी कुछ लोग थे जो अंदर से आलाकार बने, सूरतकार बने, वरना वो तहरीक कामयाब शायद ना हो पाती, क्योंकि भुट्टो साहब का ग्राफ बड़ा पॉपुलर था। बल्कि ये जो खान साहब के ग्राफ के बारे में बात करते हैं, मैं लनान कहती हूँ कि उस टाइम पे ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया था, लेकिन भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर लीडर थे, शायद इमरान खान से भी ज्यादा। आप तो अग्री करेंगे, ज़ाहिर बात है आपके लीडर थे। अभी जो पीटीआई के हवाले से भी बड़ी बातें गर्दिश करती हैं, फैसल वोडा साहब अक्सर इंकशाफ करते हैं कि जी इमरान खान की रिहाई से उनकी पार्टी में किसी को कुछ सरोकार नहीं है, सब अपने अपने उल्लू को सीधा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वाकई अब इमरान खान के साथ भी जो सिंसियर लोग उनकी पार्टी के हैं उनकी तादाद बहुत कम है? मैं डॉक्टर साहब, वोडा साहब तो क्योंकि इनसाइडर हैं, उनको ज्यादा वहाँ की, मेरा वहाँ इतना राब्ता नहीं है जहाँ मैं वहाँ के बारे में कोई वसूख से कह पाऊँ। ठीक है, लेकिन वोडा साहब की खबरों को सीरियस तो लेते होंगे ना आप? कोई बहुत नहीं। अच्छा, बहुत नहीं, हाँ। लेकिन गुजारिश ये है इंफॉर्मेशन के तौर पे सर, अफसोस ये है ना जी कि यही सूरत हाल, हम सारे लोग इस बात के ऊपर बहस तो कर रहे हैं। एक एंगल इसका ये भी है कि कल बुशरा बीबी ये भी कह सकती हैं
कि ये तो मेरे मुवक्किलों ने लोगों में हौसला पैदा कर दिया और मेरी दुआ ने कि इतना बड़ा जुलूस जो है वो तमाम तर और उठा के उन्होंने फेंक दिए कंटेनर, तो कल ये भी कह सकती हैं वो, ये भी दुकान चलाने के लिए अच्छा काम है। सर उनके वकील आपसे नाराज हो गए तो जरा हाथ हल्का रखें ना। साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों बहनों की अब छुट्टी हो गई, हलीमा खान बाकी लोगों की, और ये छा गई हैं? बस अब देखें क्या सादा है तो शाम। देखिए गुजारिश ये है कि विक्ट्री उसी की होती है जो लास्ट बैटल पे जाके जीत रहा होता है। इस वक्त तक आज के मैदान में तो वही खड़ी है ना। जी जी। लेकिन मैं इससे हटके, मेरा ये पाकिस्तान बहुत सारे लोगों की जिद की वजह से यहाँ पहुंचा है, बहुत सारे लोगों, माजी में भी और हाल में भी। लेकिन इन जिद्दों से चीजें हमारे हाथों से बड़ी तेजी से स्लिप हो रही है, और ये स्लिप होने का अमल बहुत अरसे से है, कई दहाइयों से शुरू हो चुका है। कायरा साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। उसमें पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी मंझी हुई पार्टी है, जो बहुत ज्यादा ईंट का जवाब पत्थर से ना देना और इस तरह की बातें, मैं अक्सर आपकी पार्टी की तारीफ करती हूँ मेरिट पर, कि आप लोग किरदार कुशी करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करते, आप लोग फौरन जवाब देने के लिए तैयार नहीं खड़े होते, इधर से ईंट मारी उधर से पत्थर मारा, बड़ा लिहाज करती है आपकी पार्टी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मंजे हुए सियासतदान है आपकी पार्टी में, खवातीन भी और मर्द हजरात भी। तो आपकी पार्टी एज अ मीडिएटर कोई किरदार अदा कर सकती है हुकूमत के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, या जो मामलात हैं उसका उन किसी करवट बैठे मुज़ाकरात बातचीत, मौलाना फजल रहमान साहब की भी बात करें तो उनका क्या किरदार हो सकता है, पीपल्स पार्टी का खासतौर पे क्या किरदार हो सकता है? मैं इस पे गुजारिश करता हूं, लेकिन पहले मैं इतनी अर्ज कर लूं कि मेरी जमात यकीनन बहुत तहम्मुल से चलती है, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हमने हर दौर में कोशिश की है कि डायलॉग, जो कि डेमोक्रेसी का एक लाजमी अंसर है, उसके जरिए मामलात का हल किया जाए। लेकिन मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि हमारी डरी हुई हुकूमतें होती हैं, डरी हुई हुकूमतें भी पसपाई इख्तियार करती चली जाती हैं, और इस माइंड सेट से रियासत के अंदर बसने वाले कई गिरोह हिम्मत पकड़ते हैं, हौसला पकड़ते हैं, और वो रियासत के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, वो रियासत की रिट को मानने से इनकारी होते हैं। ये रवैया अगर हम पाकिस्तान को पिछले 20-30 साल से देखते चले आए तो हमें नजर आएगा कि अगर आइन वायलेट हुआ, कानून वायलेट हुआ, बहुत सारे जत्थे आए, उनके साथ बैठ के समझौते हुए, तो कुछ चीजें बेहतरी की तरफ नहीं गई। ये तजुर्बा फेल हुआ क्योंकि रियासत को एक खास लेवल तक रिलैक्स करना पड़ता है, धीमा होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद पूरी ताकत का इजहार भी करना पड़ता है। अगर आप वो इस्तेमाल करने में देर कर देते हैं तो फिर आप कभी भी हालात को दुरुस्त नहीं कर सकते। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि इतने क्रूशल टाइम में पिछली दफा मौलाना फरमान साहब को भी किसी हद तक साथ रखा गया, अचकजई साहब को भी रखा गया, सुन्नी तहरीक के जनाब वो हामिद रजा भी साथ थे, और वो बैतुल मुस्लिमीन वाले भी साथ थे, अख्तर मैंगल भी साथ थे। अब भी कोई साथ नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म है इस पार्टी का, लीडरशिप का, या इनकोरेजेबल है, और या आप क्या समझते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, जो चाहे जिस वक्त चाहे कर सकते हैं? इत्तेशाम साहब, अमरीकी सदर किस दिन हलफ लेता है? वो 6 जनवरी 20 जनवरी को, जनवरी में 20 जनवरी को। तो सर फिर 20 जनवरी तक का इंतजार भी किया जा सकता है, एहतजाज की इतनी जल्दी क्यों थी कायरा साहब? ये भी तो सवाल है ना उसी से रिलेटेड, क्योंकि उम्मीदें तो ट्रम्प साहब से लगाई हुई। पहले आपने कुछ ग्राउंड बनानी होती है, ग्राउंड बनाई जा रही हो, ये तो अजम्पशन हो सकती है ना, अजम्पशन है ना। नहीं तो ट्रम्प साहब ने अचानक से यू टर्न ले लिया, फिर वो किसी श्योरिटी पे ही होंगे जी, अगर ऐसा लेकिन सर अक्सर स्मार्ट लोग ये करते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि खब्बी दिखा के सज्जी दिखा के खब्बी मार लेना। हाँ, ऐसे ही है करते हैं। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी जमात ने पहले भी कोशिश की है, अब भी कोशिश कर रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ से सुनने वाला तो हो। पीटीआई और खास तौर पे इमरान खान, और अब तो बुशरा बीबी ने भी जिस तरह खबरें सुन रहे हैं कि उन्होंने तो खान साहब का कहा हुआ भी नहीं, जो हाउ फार दिस इज ट्रू मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने खान साहब की बात भी नहीं नियाजी साहब, ठीक है, नैसब खान साहब का जिक्र हो रहा है, और अभी कायरा साहब बड़ा डरा रहे हैं कि हालात खराब होते हुए खुदा न खास्ता दिखाई दे रहे हैं। तो यानी खान साहब जो कहते थे घबराना नहीं है, अब मुखालिफिन क्या घबराएंगे? क्या आपको सूरत हाल नजर आ रही है आगे क्या होने जा रहा है? देखिए जी, मैं क्या कहते हैं ना, जो हमारे यहाँ कि शर्म में क्या शर्म है, ये हालात जो आज हम खड़े हैं ना, अगर मुझे कहें कि ये कौन इसका अकलौता जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा। उसकी पत्नी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी थी कि पहले उसे पूरे निज़ाम को दरम भरम किया,
और 2018 से एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम मुतारफ कराया कि हर पार्टी उस सिस्टम से मुस्तफीद होने की मोहताज हो गई। कायरा साहब हो, मुस्लिम नून हो, फजल रहमान साहब हो, इमरान खान साहब हो। लेकिन एक बात जरूर जहन में रखें, और वो ये है कि इमरान खान साहब इस पार्टनर इन क्राइम, वो शरीके जुर्म रहे हैं। अगर जनरल बाजवा साहब ने 6 साल पाकिस्तान के अंदर एक हवाई तवाई फेरी है, तो 5.5 साल जो है, ये 5 साल 5 महीने टू बी एग्जैक्ट, वो कौन था? इमरान खान साहब थे, जो उनकी एड एंड बेड पे थे। एक ये तो एक बात पर। दूसरी बात यह है कि जी हम आपने हवाला दिया 1977 का, तो इख्तिशाम की मेरी दोस्ती जो है वो भी आप यही समझें कि 1972-73 से कितने पुराने आप दोनों अच्छा एडे पुराने बंदे ये मैं लाइटर नोट पे कह रही हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह को लंबी उम्र दे। अच्छा दूसरा ये कि मैं जो है ना पीएनए की जो तहरीक थी ना, जी जी, तो इत्तेशाम साहब कैसे मैंने जिक्र किया इस चीज को, मैं यादिश बखैर कि मैं उसकी चलती फिरती गवाही हूँ। सब अंदर के कितने लोग थे जिन्होंने भुट्टो साहब को धोखा दिया, जो फैसिलिटेटर के तौर पे इस्तेमाल हुए, जिन पे भुट्टो साहब ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। मैं ये बताऊं, मैं एक तो आजकल की हमारी जो एंकर्स की जो यंग जनरेशन है ना, कमर, ये बहुत ही बेसब्री है। हो सकता है यही मैं इनको बताने जा रहा था। जी जी चले बता देना, झपट पड़ते हैं। कल परसों भी किसी जगह बैठा था तो और हमारे जो बड़े साहब में डांटते रहते हैं कि कोई बात नहीं, बड़ों की डांट सुननी जरूरी होती है कई बार। जी जी सर, आपकी डांट सर आंखों पे। जी प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप नहीं मुझे मैं बड़ी खुशकिस्मत हूं कि आप जैसे सीनियर्स हमारे साथ हैं और जो हमें डांटते हैं, समझाते हैं। जी सर। अच्छा, पहली बात तो ये कि जिस बंदे ने किताब लिखी है ना, ऑनलाइन कट गई, पहले तो उसका सीवी दिखाए ना। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो की इतने बड़े लीडर की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि अभी उनको फांसी नहीं लगी थी तो पार्टी उनको बिट्रे कर गई थी। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे मुस्तफा जतोई, अल्लाह ताला से जन्नत नसीब करे, और आप कौसर नाज़िर साहब का भी नाम अंदर ही ले रहे हैं ना, बख्श ईसानी, ये उनके आखिरी नहीं बात तो सुन। जी जी प्लीज तौबा, मैं क्या कर सकता जी नियाज़ी यार, इत्तेशाम तुसी को बंदोबस्त करो। जी कोई एसओपी ही बना दे। जी नियाज़ी साहब प्लीज। ये अच्छा मैं दोबारा दोहराता हूँ ताकि इसकी आप कांड कर सकें। जी जी ये धुलाई मुस्तफा जतोई, जी जी, मुस्तफा जतोई, सादिक कुरैशी, गौस बख्श ईसानी, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आखिरी चीफ मिनिस्टर थे जिसे भुट्टो साहब से इक़्तिदार छीना गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद कौसर न्याजी और पीरजादा, एक राइट साइड पे बैठे, एक लेफ्ट साइड पे बैठे, मुमताज भुट्टो फर्स्ट कजन। अगर ये मैं कहूँ थोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल करूँ कि मैंने इनको भुट्टो साहब जिंदा थे तो जाओ के दस्तरखान पे देखा है, तो मुराद है मेल मुलाकात। तो मैंने इस पाकिस्तान के अंदर अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा हुआ है। मुझे तरस आता था लीडर पे, अगर भुट्टो और बेनजीर न होती, ये नवाज शरीफ साहब देख लें, इनका सगा भाई जो है या सारी पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं थे बाजवा के साथ। ये एक अजीब डलम है कि साथ पार्टियों के साथ, क्योंकि ये पार्टी इस्तवारी ऐसी गई है, बल्कि आज की भी उस पार्टी में शायद चंद बंदे फिर मिल जाएं। पुरानी पार्टी तो जैसे होती थी, बंदे जो है कंप्रोमाइज कर जाते थे। इमरान खान क्यों हो जाते हैं? यही बाजवा साहब है जिनको बानी पीटीआई जो है ना वो तायात जो एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गए थे और सबसे ज्यादा गालियां उनको दी उन्होंने बाद में। देखो ना फिर आप क्या करते हैं। एक तो खैर कंप्रोमाइज होता है, जो बेनजीर साहबा जो है 86 में कंप्रोमाइज करके आई थी, उनके पास चॉइस नहीं थी। फिर 88 के अंदर जो हुकूमत बनाई थी वो क्या सारी की सारी वही जो उनके नॉमिनी थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, फाइनेंस भी और फॉरेन अफेयर्स भी, वो सारी को दे के आई थी। उनका सदर भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो चलो खैर एनीवे, क्राइसिस ये थी कि आपका जो मसला है ना इस वक्त, हकीकत यह है कि आप पाकिस्तान के इस वक्त जिंदगी के एक गंभीर बहरान के दहाने पे खड़े हैं। अल्लाह ताला को मौजज़ा से बचाए। क्योंकि एक बात मैं आखिरी कहता हूँ कि ये डॉक्टर साहबा, आप जो होता है ना, ये जो कौमें होती है ना, 1, 2, 3 साल ऐसे वहाँ पे पहुँचती हैं, पूरी तारीख पढ़ लें जितनी मर्जी है, 3000 साल पुराना, 200 साल पुरानी ना कौमें, चीन बनती है 2 साल के अंदर। ये पूरा एक तसलसल है जो आप वारदातें करते रहो पिछले 10 साल पाकिस्तान के साथ। तो ये इस वक्त जो तैयार फसल है वही है जो आपने बीजी थी, आपने गंदम बीजी थी, गंदम काटे। अब आप ये ना कहें बाकी मेरे अल्लाह ताला को मिरेकल से बचा ले, किसी की कोई नेकी काम आ जाए, कायरा साहब की काम आ जाए और हम पाकिस्तान अल्लाह ताला इस के लिए आए। लेकिन इसको
बड़ी मुश्किल से हमने इस बहरान तक लेके आए हैं, बड़ी शाखा के बाद। इसलिए मैं तो बड़ा फिक्रमंद हूँ पाकिस्तान के बारे में। कायरा साहब, इस बहरान से निकालेगा कौन? आपका लास्ट कमेंट भी, आप वक्त की कमी है, मैं आपका भी लास्ट कमेंट लेती हूँ जी। कायरा साहब, कोई फर्क तो नहीं है जी, मैं किसी मसीहा के बारे में तो नहीं जानता, कोई मसीहा आके कोई चमत्कार दिखा देगा। हाँ, कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, वो अगर इकट्ठे इस वक्त हों और उनको मौका दिया जाए और वो खान साहब की तरफ भी कुछ सेंस प्रिवेल करे कि वो भी गुफ्तगू की तरफ आए और एक डायलॉग का अमल खुले, तो शायद कोई आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो। लेकिन फिलहाल तो हम एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली सूरत हाल। देखिए, मुझे जो समझ आती है बात के पाकिस्तान की 76 साल सियासी तारीख में सियासी जमातों के रवैये बिल्कुल डिफरेंट हैं। मुश्किल हालात में भी उन्होंने, जिसको कहना चाहिए ना, एक सियासी पार्टी के तौर पे बिहेव किया। अब यहाँ मसला है कि ये सियासी पार्टी नहीं, फैन क्लब के तौर पे इनको देखते हैं। सर 9 मई के बाद क्या माफी मिलेगी? सियासी पार्टियां बीत चुकी हैं, ये जो है ये सियासी पार्टी नहीं है। ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात सिंपल सी। लेकिन यार साहब, आप तीनों से मेरा एक सवाल, तीनों जल्दी जल्दी जवाब दे दें, आखिरी 2 से 3 मिनट है। अच्छा, तो आपसे शुरू करती हूँ। 9 मई के अगर हम सिर्फ केसेस की बात कर लें, उसके बाद क्या? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ केसेस को भी आप छोड़ दें। 9 मई असल मसला ये है कि आपने किया, आपके लोगों ने 200 जगहों पे हमले किए, आपने फिर आर्टिकल लिखे बाकी जगहों दुनिया में, ये कहा कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इससे बड़ी ज्यादती जुल्म नहीं हो सकता कि आप करें भी और इल्जाम किसी और मतलब आप डायरेक्ट खड़े हैं ना इंस्टीट्यूट के सामने। ट्रंप ने किया कैपिटल हिल पे हमला, वो वापस आ गया, अगलों ने उसको माफ कर दिया, वरना लोगों को पता है कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें। सर, मेरा सवाल वहीं पर है कि क्या सानिया 9 मई की अगर हम बात कर लें, उस पर आराम से माफी मिल जाएगी? मेरा नहीं ख्याल, ये नहीं हो सकता। तो कायरा साहब, ये जब भी कोई सियासी लीडर इतने केसेस के बाद बाहर आता है तो आप सियासी जबान में आप लोग कहते हैं एनआरओ मिल गया, तो एनआरओ मिल जाएगा फिर खान साहब को आपके मुताबिक? कायरा साहब, डॉक्टर साहब, माजी में कई सारे ऐसे काम हुए जिसकी तारीख हम पढ़ते भी हैं, कुछ से गुजरे भी हैं, कि जिन चीजों पे हमें समझ नहीं आ रही होती तो उसका कोई रास्ता निकल आता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम जिस उलझन में उलझे हैं, ये गुत्थी बड़ी मेहनत से उलझाई गई है। मुझे नहीं लगता कि हम आसानी से इससे निकल पाएंगे। दुआएं कर रहे हैं और जी खान साहब के लिए कोई बेहतरी की खबर मुझे नजर नहीं है। नियाज़ी साहब, आसानी से एनआरओ मिल जाएगा, आसानी से खान साहब बाहर आ जाएंगे, क्या होगा? डील हो जाएगी? क्या देखते हैं फिर? ये कायरा साहब के जो आखिरी 2 फिक्रे हैं, यही मेरे 2 फिक्रे हैं। ठीक है। दवा के साथ कहते हैं दुआ की भी जरूरत। उन्होंने सही जो सम अप किया है, चाहिए। मैंने कहा मेरे कल हो। हमेशा सियासत को कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज कहा जाता है। जो शख्स अपनी पार्टी को, अपने लोगों को ना बचा सके, तबाही की तरफ ले जाए, उसको क्या सियासी हो तो इत्तेशाम सियासी हो। जी इत्तेशाम सियासी, इमरान इत्तेशाम सियासी हो तो ना। इस वक्त देखा ये अब मैं बात कर रहा हूं, मुझे तो वो किताब याद है कि आर्ट ऑफ वॉर, मुस्लिम नून वाले। सर मुझे किताब याद है कि आर्ट ऑफ वॉर। मैं बात करता हूं जो सारे मुस्लिम के। चलें जी, बहुत ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया, पहली बार प्रोग्राम में आए। कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया शाम साहब वक्त देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रहने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।